इनको बीजेपी ने टिकट दे दी ना 2029 के अंदर, तो 40,000 से तो चित्रा सरवारा जीतेगी और 40,000 से जीतेगा वीरेंद्र गोगड़िया। रणदीप सिंह सुरजेवाला को अगर प्रतिशत समझ में नहीं आता तो भी बीजेपी के खिलाफ आप तो रणनीति नहीं बना सकते। हर शिकार दीपेंद्र का था क्या? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी वित्त मंत्री थे 2005 से 2009 तक। 2009 का इलेक्शन हार गए, हुड्डा ने हराया था क्या? मंत्री बने थे, पत्नी विधायक थी। 2019 का चुनाव हार गई बीजेपी से, तो बीजेपी वालों को भी हराने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। आप तो दीपेंद्र के बड़े नजदीक रहे हैं उस चुनाव में जी, तो अंदर की क्या क्या बातें थी? दीपेंद्र सरकार लाना चाहते थे, बहुत से ऐसे नेता हैं जो नहीं लाना चाहते थे। आप एक युवा साथी बताएं भाई, रणदीप या रणदीप के बेटे के अलावा कोई यहाँ पे अगर नजर उठा कर ये कह दे कि भाई मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस से यहाँ पे चुनाव लड़ सकता हूँ। दीपेंद्र ने जो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बोल दिया कि आपको भी हम चुनाव लड़वाएंगे, आपको भी लड़वाएंगे। आपके एक विधानसभा से 20-20 कैंडिडेट थे। कि आप एक दो आंकड़ा उठाएंगे, वीरेंद्र गोगड़िया का आंकड़ा उठाएंगे, दीपेंद्र को बदनाम चित्रा सरवारा का उठाएंगे हम आंकड़ा। मैं चित्रा सरवारा कोई हारने वाले उम्मीदवारों पर दाव खेलोगे तो भाई आपके विधायक नहीं बनेंगे। आपके विधायक नहीं बनेंगे तो फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? अगर अब भी विकी विधायक ढंग के आ जाते ना कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री। मैं दूसरे दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे घर पे आते हैं और तो मेरे गांव में आते नहीं आए हो। अब मेरे को कोई गांव का सरपंच नहीं बनाता यार। मतलब हाई कमान के साथ अच्छा होने से कोई नेता थोड़े ना मजबूत हो जाता है भाई, लोग चाहेंगे जब होगा। आप लोग कहते हो ना कि शैलजा जी ने काम खराब कर दिया, कैसे खराब कर दिया हमारे समझ में नहीं आ रहा। आप अजीत अंजुम जी का इंटरव्यू देख लेना, आपको उनकी सोच का जो खुद कातिल है ना वही गवाह है। चौटाला परिवार और हुड्डा परिवार, आपने दोनों की राजनीति की है और देखी भी है, तो क्या कुछ फर्क दोनों परिवारों में आप मानते हैं? दुष्यंत चौटाला का इतना बड़ा क्रेज था कि भाई हर कोई मानता था कि भाई दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पता नहीं परिवार के अंदर क्या हुआ, चाचा भतीजा की ऐसी कौन सी लड़ाई हुई कि सीट पे हुई। हालांकि अभय सिंह चौटाला जी आज कह तो देते हैं कि बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने ये कर दिया, हुड्डा ने ये कर दिया। भाई तुमने तो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी का नाश कर दिया। संघियों की विचारधारा है, ये बड़ा मीठा बोलते हैं। संघी को आप गाड़ी दे लेना, आपको चाचा कहेगा, गाड़ी नहीं देगा बरोबर में आपको। संघी को आप गाड़ी दोगे तो आप सबको बरोबर में गाड़ी नहीं देगा वो। लोकदली को बरोबर में, लोकदली बरोबर में आपको ठोक देगा। क्या इन्होंने मेहनत नहीं की? नहीं, इन्होंने मेहनत की। यहाँ क्या सीन है भाई, यहाँ मजबूत आदमी को नीचे रखा जाता है, वहां मजबूत आदमी को विधानसभा पहुंचाया जाता है। डिफरेंस ये है। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। आज मेरे साथ विक्की धारीवाल जी हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर भी हैं और इसके साथ साथ कैथल से भी राजनीति में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, चुनाव लड़ने में, आने वाले समय में चुनाव लड़ सकते हैं। तो स्वागत है विक्की धारीवाल। धन्यवाद मेरे भाई मनदीप, लेकिन मैं अभी चुनाव लड़ने में कोई इच्छुक नहीं हूँ, ये आप थोड़ा ज़्यादा कह रहे हैं। हालांकि राजनीति में जरूर इंटरेस्टेड है लेकिन नॉट इन इलेक्शन। जी, आप चौटाला परिवार के भी साथ काफ़ी नज़दीकी रहे और हुड्डा परिवार के भी काफ़ी नज़दीकी रहे, तो आज बहुत सारी बातें करेंगे जी। पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में क्या कुछ चल रहा है? अब चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है? मनदीप भाई, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ और पंजाब के काफ़ी साथी मेरे साथ वहाँ पढ़ते भी हैं और मेरा पंजाब में आना जाना है क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ पंजाब में। तो पंजाब में तो वही हरियाणा वाला काम है जो हरियाणा में हुआ था कि भाई लोग चाहते हैं कि वहाँ पे कांग्रेस आए, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि कांग्रेस आए। वहाँ के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के कोई धरातल पर कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री मान काफ़ी उत्सुकता के साथ और काफ़ी जिम्मेदारी से पार्टी का काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि एक वही बात है कि भाई एक सीरियस कंटेस्टेंट है और एक नॉन सीरियस है, तो उसमें से सीरियस लड़ाई जो लड़ रहा है वही जीतता होता है। यानी कि आपको लग रहा है कि रिपीट करेगी आम आदमी पार्टी? हाँ, मुझे मेरे हिसाब से तो लगता है कि भाई वहाँ पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी रिपीट कर सकती है। हरियाणा की बात कर लेते हैं क्योंकि पिछले चुनाव आपने बड़ा नजदीक से देखा है और उसे पिछला भी। जी, तो क्या लग रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई आपस में आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस इस वजह से हारी, इस वजह से हारी। कोई कहता है कि हुड्डा परिवार की वजह से हारी। तो आपको क्या लग रहा है? भाई कहने वाले लोग भी पता नहीं कौन है, वो कौन क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी बात होती है कि परसेप्शन क्रिएशन होता है पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हुड्डा परिवार परसेप्शन क्रिएट करने में काफ़ी पीछे रह जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो धरातल पर काम करने वाले लोग हैं
और उनके पास आईटी सेल या मीडिया मैनेजमेंट कह लो आप, या कह लो कि भी उनके पास जो मुखर वक्ता जो लोग हैं उनकी काफ़ी कमी पेशी देखी जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर उनके पास ऐसा कुछ होता, थैंक यू भाई, मेरा ये मानना है कि अगर उनके पास शुरू से ही मुखर वक्ता होते तो उनकी बहुत सी ऐसी छवियां हैं जो समाज के अंदर दूसरी हैं और रियलिटी में जो दूसरी हैं। वो बहुत बड़े परिवार से आते हैं, उन्होंने आज तक अपने परिवार के बारे में भी पूर्ण जानकारी शायद लोगों के बीच में नहीं डाली है। दोनों परिवार ही बड़े परिवार माने जाते हैं, अगर चौटाला परिवार की बात करें या फिर हुड्डा परिवार की बात तो करें। मैं पहले मैं बात पूरी कर देता हूँ मनदीप। हम्म। जो भी लोग हैं यहाँ पे हुड्डा परिवार के खिलाफ या हुड्डा के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भाई फैक्ट के बात पर जब आप चर्चा करोगे, फैक्ट पे जब आप चर्चा करोगे तो आप पाएंगे कि भाई जो भी ये लोग बोल रहे हैं ये खुद सबसे बड़े दोषी हैं उस चुनाव के। अब तो लोग दोषी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जहां चित्रा की सीटें की बात है या फिर जस्सी पेटवाड़ की बात है, वो सारे ऐसे निर्दलीय खड़े हो रहे थे जो बिठा सकता था हुड्डा परिवार, क्यों नहीं बिठाए गए? नहीं, अभी मैं आपको बताऊं, मैंने आपका ही पॉडकास्ट देखा था वीरेंद्र गोगड़िया जी का, मैंने आपका ही पॉडकास्ट देखा था ब्रजेंद्र सिंह जी का, और आपने उन दोनों नेताओं से बड़े प्यारे सवाल किए थे। उस सवाल के अंदर आपके ही सवाल का जवाब छुपा है, शायद आप दोबारा देखना, नहीं तो मैं बता देता हूँ। आपने ब्रजेंद्र सिंह जी पूछा कि भाई क्या आपने निर्दलियों को मनाने की कोशिश करी जो आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों मनाऊं। ऐसे ही जब आपने वीरेंद्र गोगड़े से पूछा कि भाई क्या किसी बड़े नेताओं ने आपसे बात करी, तो उन्होंने दबी जुबान में एक बार ये माना कि भाई मेरे से बड़े नेताओं ने बात करी, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार ने मेरे से कोई बात नहीं की। लेकिन मैं बात मानता हूं कि भाई नलवा जाके पूछें आप संपत सिंह को कौन बिठा के आया था, ठीक है। अम्बाड़ा शहर में जाके पूछें आप सरदार जी खड़े थे जो निर्मल सिंह के खिलाफ खड़े थे, उनको कौन बिठा के आया था। आप और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे निर्दलियों को बिठाया गया, मनाया गया, लेकिन उनका आंकड़ा कोई नहीं दिखाता। इस बात के आंकड़े को सबसे ज्यादा प्रचारित किया गया कि उचाना के अंदर ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ जो हुड्डा का कैंडिडेट था वो खड़ा था, उसकी वजह से उचाना हार गए। आप तो दीपेंद्र के बड़े नजदीक रहे हैं उस चुनाव में जी, तो अंदर की क्या क्या बातें थी? अंदर की बातें तो यही है मनदीप भाई, दीपेंद्र सरकार लाना चाहते थे, बहुत से ऐसे नेता हैं जो नहीं लाना चाहते थे। अब आपने देखा होगा कि पीछे मीटिंग भी हुई, तो मीटिंग में परसेंटेज की बड़ी बात चली। जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा कि परसेंटेज से का मत देखो, लेकिन हाँ, सरकार क्यों नहीं आई वो चीजें देखो। काफी वायरल भी हुआ है। हाँ। तो मैं आदरणीय रणदीप जी बड़े पढ़े लिखे नेता हैं, वकील हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, आजकल उनके बेटे यहाँ के विधायक हैं, तो हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन उनकी बातचीत से कई बार वो खुद ही मार खा जाते हैं, क्योंकि उनके जो फैक्ट है ना वो कभी क्लियर नहीं होते हैं। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मनदीप जी, जब 2019 का चुनाव हुआ था और लीलाराम जी के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे थे, तो लीलाराम जी के खिलाफ ये मात्र 1000 से कम वोटों के अंतर से ही ये चुनाव हारे थे। जब 2024 का चुनाव इनके बेटे लड़ रहे थे तो ये खुद ही जाके गांव उस प्रतिशत के आंकड़े को बता रहे थे, क्योंकि मैं इसी विधानसभा से हूँ, ये मेरे गांव में भी गए थे, मेरे गुआंढी गांव में, आपके गांव में गए थे, मैंने इनको देखा था, ये वहां जाके यही आंकड़े का प्रतिशत बता रहे थे कि भाई मैं तो जी विधायक पिछली बार भी बन रहा था, वो क्या जी पॉइंट का एक छटाक की कमी रहेगी जी, 1000 वोट की कमी रहेगी जी। तो प्रतिशत का तो यही सवाल का जवाब है मनदीप भाई कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला को अगर प्रतिशत समझ में नहीं आता तो भी बीजेपी के खिलाफ आप रणनीति नहीं बना सकते, क्योंकि बीजेपी एक माइक्रो मैनेजमेंट की पार्टी है और आप उनसे, अगर आपको माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में, प्रतिशत के बारे में, वोट की वैल्यू के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ये प्रभारी ना रहें, आप राष्ट्रीय महासचिव की गद्दी के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ भी आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं आंकड़ों के साथ मनदीप जी, पॉइंट जो 1% का जो क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो बताता हूं। कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 46% के करीब वोट प्रतिशत मिले, जिसके साथ वो 72 से प्लस सीटों के ऊपर विधानसभाओं पे जीत दर्ज करते हुए 5 लोकसभा सांसद बनाती है।
और जो दो लोकसभा सांसद हारते हैं वो भी ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं हारते हैं, मतलब कि तकरीबन 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत थी। वो प्रतिशत घटकर 39.89 रह गया और 39.06 रह गया और बीजेपी पार्टी को 39.98 मिला है। 0.1% का भी पूरा आंकड़ा वो नहीं करते हैं, मतलब डिफरेंस नहीं है। 0.1% के डिफरेंस के उस डिफरेंस में भी विधायकों का आंकड़ा देखो कितना बदल जाता है। कांग्रेस पार्टी के बनते हैं विधायक 37 और बीजेपी के विधायक बनते हैं 48। अब उनको रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये समझ में ही नहीं आएगा कि प्रतिशत क्या होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक विधानसभा देखी, अपने बेटे के प्रतिशत पर ध्यान रखा। अगर वो शायद पुंडरी के प्रतिशत पर ध्यान रखते, अगर वो निर्वाणा के प्रतिशत पर ध्यान रखते, तो मेरे हिसाब से वो प्रतिशत पर बात करने से पहले, आंकड़ों पर, संख्या पर बात करने से पहले थोड़ा गुरेज करते कि भाई हाँ, भी अपनी गलतियां मानते, भाई अपनी मेहनत को मानते कि उन्होंने मेहनत कम की है। मनदीप जी, मैं आपको रोकते हुए एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा आज से नहीं, जब से चुनाव हारे हैं तब से ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर हावी होने की कोशिश करते हैं कि भाई आप, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये हर जगह यही कहते हैं कि भाई लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लोग तो 39% लोग हमारे साथ थे, 39.98% लोग बीजेपी के साथ थे। लोग तो हमारे साथ बहुत थे भाई, कुछ कमी हमारी रहेगी, कुछ कमी पार्टी की रहेगी, कुछ कमी भाई मैनेजमेंट की रहेगी भाई, अदरवाइज लोगों ने हमारा साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कहते हैं। अभी ये एक बात कहते हैं कि भाई प्रतिशत का क्या फर्क पड़ता है जी, विधायक पूरे नहीं बने तो प्रतिशत का तो मैंने आपको बता दिया भाई, पर 1% से 12 विधायकों का फर्क पड़ गया। वो ऐसे पड़ता है ना, देखो ये खुद जब हारे थे तो 1000 वोटों से हारे थे, ऐसे ही अशोक अरोड़ा जी 500 वोटों से हारे थे, ऐसे ही अपने जो ब्रजेंद्र सिंह जी का जो सबसे बड़ा जिक्र करते हैं, जो एक ब्रजेंद्र सिंह जी, रणदीप सिंह जी और शैलजा जी मिलके जो मतलब हुड्डा को घेरने के लिए ब्रजेंद्र सिंह के चुनाव का बड़ा जिक्र करते हैं हर जगह पे, इनको भी अगर प्रतिशत नहीं समझ में आया कि 32 वोट भी प्रतिशत ही होते हैं भाई, कितने प्रतिशत से हारा होगा वो इंसान जो 32 वोटों से हारा है, वो कितने प्रतिशत से हारा होगा? 0.00 समथिंग से, 0.00 समथिंग से हारा होगा। लेकिन तब भी ये प्रतिशत की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनको भाई माइक्रो मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है, ना इनको मैनेजमेंट इन्होंने की, ना इनको पता। अब मैं बता देता हूं आपको भाई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने से पहले किसी भी नेता को ये जरूर देखना चाहिए कि भाई मैंने क्या किया था। मनदीप जी, मैं दीपेंद्र जी के मैं साथ आपको एक बार रोकना चाहता हूँ। जैसे ना, इन्होंने भी प्रयास तो बड़े किए हैं, जैसे हवा वैसे नहीं बनती कांग्रेस की, कांग्रेस का एक बूम बना तो सभी नेताओं ने मिलकर अच्छी मेहनत की। जैसे इन्होंने भी यात्रा निकाली, जैसे कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और एक और नेत्री जो अभी बीजेपी में चली गई है। तो इसके साथ साथ अगर बात करें, उसके बाद फिर दीपेंद्र यात्रा निकालता है, बीच में लोकसभा चुनाव भी होते हैं, तो हवा ये तो है नहीं भाई एक नेता ने बनाई है। नहीं, मैं, आपने जिक्र किया यात्रा का, हालांकि मुझे दिमाग में नहीं था, आपने पूछा, आपका धन्यवाद। मनदीप जी, दीपेंद्र सिंह ने मेहनत तब की जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं था। अब आप कहेंगे कि भाई इतनी हवा 2024 में कैसे थी फिर जब वजूद ही नहीं था? जब राम मंदिर का मुद्दा सोल्व हुआ, राम मंदिर बनाने की घोषणा हुई और जाके अपने मोदी जी वहां पे मत्था टेक के राम मंदिर का उद्घाटन करके आए लोकसभा चुनाव से पहले, तो पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के बाजारों के अंदर, दुकानों के ऊपर श्री राम का झंडा लगा हुआ था। श्री राम का झंडा माने कि बीजेपी का वोटर या बीजेपी का समर्थक, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम के नारों के बीच में कोई जाके अगर कांग्रेस की बात भी करता था तो एक गाली लगता था। उस दौर के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेहनत की, उस दौर के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेहनत की, उस दौर के अंदर चौधरी उदयभान सिंह जी ने मेहनत की, और उस मेहनत का फल ये रहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते हरियाणा के अंदर ये कहने लग गए लोग कि भाई हरियाणा के अंदर तो शायद कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटों पे जीत जाए। क्या इन्होंने मेहनत नहीं की? जो दूसरा नहीं, इन्होंने मेहनत की। मैं मानता हूं कि भाई इन्होंने काफी मेहनत की भाई, इन्होंने यात्राएं निकाली, किरण चौधरी जी के साथ मिलकर यात्रा निकाली थी, हम इनका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मनदीप जी, आप पत्रकार हैं, आप रिसर्च करना, मैं तो रिसर्च स्कॉलर हूं, मैं आपको बता देता हूं, आप भी रिसर्च करना कि भाई इनके यात्रा के दौरान कितने नेता पार्टी से जुड़े, कितने नेताओं को धरातल पर ये मजबूत करके आए,
एक बस में चढ़े थे 3 नेता, घुमाते रहे। भाई चलो ठीक है, पार्टी का प्रचार इन्होंने किया, मैं इनका कुछ ये नहीं कहता, लेकिन नेता कितने जुड़े, कितने पूर्व विधायकों ने पार्टी ज्वाइन करी, कितने विधायक इनके साथ आए, या कोई बड़ा नेता, कोई भी किसी भी दल का बड़ा नेता इनके साथ कोई भी सिंगल नेम भी अगर कोई जुड़ा हो तो आप प्लीज मुझे बता दें। लेकिन जैसे ही दीपेंद्र ने यात्रा शुरू की तो आप अखबारों की सुर्खियां देख लेना, दीपेंद्र सिंह की यात्रा की तारीखें देख लेना, और उन तारीखों में नेताओं की मौजूदगी, नेताओं के शामिल होने की खबरें देख लेना। और मेरे हिसाब से जितने पट्टे चौधरी उदयभान सिंह जी ने पूर्व विधायकों को पहनाए होंगे, मैं ये बात मानता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह उदयभान की जोड़ी के अलावा आज तक किसी भी जोड़ी ने इतने नेताओं को इलेक्शन ईयर के दौरान पार्टी में शामिल नहीं करवाया होगा। मैं बड़ी गारंटी और जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ। वो लोग किस उम्मीद के साथ यहाँ पे आ रहे थे तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि नेताओं का एक रिकॉर्ड होता है मनदीप भाई, वे नेता किसी को बनाते हैं, उस नेता किसी को घुमाते हैं। भाई जो हुड्डा परिवार है या हुड्डा पिता पुत्र हैं या हुड्डा की जो राजनीति है, वो लोगों को बनाने की राजनीति है, उनको घुमाने की, फिराने की, टालने की राजनीति नहीं है। यहां नेता क्या करते हैं, और नेता आप देख लेना, कैथल विधानसभा से आदरणीय रणदीप जी 2 बार मंत्री रहे हैं, इनके पिताजी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और मैं ये बात मानता हूं कि भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कैथल में बड़ा काम किया है। हुड्डा सरकार के दौरान जब ये मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, बिजली मंत्री थे, तो हमारे क्षेत्र में काफी काम हुए, नो डाउट, इसको तो मानना पड़ेगा। कॉलेज लेके आए हैं, यूनिवर्सिटियां लेके आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करने में भी इस परिवार का काफी बड़ा योगदान रहा है। कोई भी युवा साथी, आप एक युवा साथी बताएं भाई रणदीप या रणदीप के बेटे के अलावा कोई यहाँ पे अगर नजर उठा कर ये कह दे कि भाई मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेस से यहाँ पे चुनाव लड़ सकता हूँ। इसमें दीपेंद्र के लिए भी मैं एक बात कहूंगा। दीपेंद्र ने जो लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बोल दिया कि आपको भी हम चुनाव लड़वाएंगे, आपको भी लड़वाएंगे, आपके एक विधानसभा से 20-20 कैंडिडेट थे, क्योंकि 20,000 वाला जो फार्म भरा था उसमें देखा भी होगा कि कांग्रेस के कितने फार्म वहां पे भरे गए थे एक विधानसभा से जी। तो वो तो सेम है, वहां भी तो ऐसा ही किया। नहीं, मैं क्या कहता हूं भाई, कितने मजबूत लोग जुड़े कांग्रेस पार्टी से और कितनों ने उनमें से चुनाव लड़ा, ये भी आप बताएं। क्या सोचते हो आप कि भाई जितने भी निर्दलीय वहां पे खड़े थे सारे दीपेंद्र के खड़े थे क्या? लगभग नहीं खड़े थे भाई। हर शिकार दीपेंद्र का था क्या? बताइए भाई, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप हर बात को, अब यहाँ किलायत से विकास राणा के खिलाफ खड़ी थी अनीता ढुल बड़ी करी, दीपेंद्र की थी क्या? बताओ आप, नहीं खड़ी थी। जस्सी के खिलाफ जो लोग प्रचार कर रहे थे दीपेंद्र के थे क्या? भाई आप क्या कहें कि आप एक दो आंकड़ा उठाएंगे, वीरेंद्र गोगड़िया का आंकड़ा उठाएंगे, दीपेंद्र को बदनाम, चित्रा सरवारा का उठाएंगे हम आंकड़ा। मैं चित्रा सरवारा कोई बागी थोड़ी नहीं थी। मैं गारंटी के साथ, हाँ ये बड़ा सही मुद्दा छड़ा आपने। मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने चित्रा सरवारा की, जस्सी पेटवाड़ की, नरेश सेलवाल की टिकटें कटवाने के लिए दिल्ली में हाजिरी भरी थी, मैं उनको गारंटी के साथ एक बात कह देता हूं कि वो ये अब की बार तो चलो चित्रा सरवारा जी हार गए, अब की बार तो वीरेंद्र गोगड़िया हार गया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि और खुदा ना करे इनको बीजेपी ने टिकट दे दी ना 2029 के अंदर, तो 40,000 से तो चित्रा सरवारा जीतेगी और 40,000 से जीतेगा वीरेंद्र गोगड़िया। अच्छा, यहाँ पे ब्रजेंद्र सिंह छोड़ो, चाहे वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ लियो, और चाहे वहां पे अम्बाड़ा कैंट से चाहे शैलजा कैंडिडेट छोड़ो, तो खुद शैलजा जी चुनाव लड़ लियो। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह के जाता हूं, अगर खुदा ना खास्ता कांग्रेस की टिकटें तो खैर मुझे लगता है कि नहीं लेने देंगे, क्योंकि बड़े नेता हैं, इनका वजूद है, देखो इनकी हैसियत भी है। लेकिन अगर वहां पर बीजेपी थोड़ा गेम कर दे भाई, क्योंकि अनिल विज जी की तबीयत भी खराब है, तो अगर वहां पर भाजपा ने टिकट दे दी ना चित्रा सरवारा को, तब आपको पता चलेगा चित्रा सरवारा कौन है। 40,000 वोटों से जीतेगी, चाहे वहां सामने शैलजा को चुनाव लड़वा ली। मैं जुबान दे के जाता हूँ आपको, और मेरा इसे रख लेना आप। अपनी बात वो चल रही थी कि कैथल पे और रणदीप सिंह सुरजेवाला पे और दीपेंद्र पे आपने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला नेता नहीं पैदा होने देता। हाँ बिल्कुल नहीं होने देता जी। आप एक नेता बताएं। देखो जी,
अगर आपको मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़नी है, हम आपके साथ हैं जी, आप लड़ाई लड़ें। वो तो लड़नी है, वो तो हुड्डा साहब से कह रहे हैं कि आप नहीं, अब साथ दें मेरा। हाँ, अरे हुड्डा साहब से तो बहुत लोग कहते हैं, हुड्डा साहब से तो कुलदीप शर्मा भी कह के जाता है, जो हरियाणा में सबसे बड़ी हार का रिकॉर्ड बनाए हुए है। हुड्डा साहब से तो पता नहीं लोग पता नहीं कब से कहने लग रहे हैं। हुड्डा परिवार से तो बहुत लोग बहुत सालों से लड़ रहे हैं, और इस परिवार की लेगेसी को मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि भाई ये जो लोग कहते हैं ना, इनको यही नहीं पता कि राजनीति में ना सिर जोड़ने से काम चलता है, सिर को तोड़ने से काम नहीं चलता। यहाँ क्या है कि भाई विधायक तो बनाने ही पड़ेंगे ना मनदीप भाई, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, विधायक तो बनाने ही पड़ेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप रणदीप जी से पूछना कभी भी कि भाई रणदीप जी, आप हमेशा कहते हैं कि भाई हुड्डा साहब को तो आपने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री, मेरा साथ दो जी, आपके साथ विधायक कितने हैं? शैलजा जी के साथ, शैलजा जी ने कितने विधायक बनवाए हैं? जितनों को टिकट दिलवा के लेके आते हैं उनको जितवाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। कोई उदाहरण? कोई उदाहरण आपको आपके सामने उदाहरण है। नरवाना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इनकी पैतृक है, इनके पिताजी वहां से विधायक बने, खुद भी विधायक बने ओम प्रकाश चौटाला को हरा के, इनका पारिवारिक सीट है वो। उस सीट पर आज तक रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा, उनके पिता के अलावा कोई कांग्रेसी विधायक बना तो मुझे बता दें आप। इनके लगते ही पुंडरी से कब से टिकटें मांग रहे हैं अभी, और सतवीर बाणा बेचारा आजादी चुनाव लड़ने लग रहा है। भाई उसको विधायक बना दो यार, जोरदार लगा के। बीजेपी में चला गया अब तो। अभी बीजेपी में कब चला गया? जब 2024 का चुनाव था। ठीक है, यहां क्या सीन है भाई, यहां मजबूत आदमी को नीचे रखा जाता है, वहां मजबूत आदमी को विधानसभा पहुंचाया जाता है। डिफरेंस ये है, वहां जब लगता है कि भाई जस्सी पेटवाड़ जीत सकता है, तो वहां नारनौंद की सीट के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में लड़ाई लड़ लेता है, नारनौंद की सीट के लिए लड़ देता है लड़ाई वो। जब उसको लगता है कि भालू जीत जाएगा, तो वो अपने परिवार के सदस्य के अपने भाई की टिकट काट देता है, जो कि कृष्ण हुड्डा उनका परिवार का मुखिया था, बड़ा था, उनके बेटे की टिकट काट देता है, क्योंकि उनको लगता था कि भालू जीत जाएगा। भालू को विधायक बना देते हैं वो लोग। वो शकुंतला खट्टक को विधायक बनाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो गीता बुक्कड़ को विधायक बनाने के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, वो बत्रा को रोहतक से विधायक बनाने की लड़ाइयां लड़ते हैं। उनके पास आंकड़ा 30+ है विधायकों का। आनंद सिंह दांगी के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, वो बलराम दांगी के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, विकास साणा के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं। लेकिन बात ये भी लेकिन जब आप अपने जिले की लड़ाइयां भी हारते हैं, जब आप अपने जिले में भी विधायक नहीं बना पाते हैं, देवेंद्र हंस को भी हुड्डा के पास पहुंचना पड़ता है, कि जबकि वो आपके जिले का था, भाई आपके पास आ सकता था, लेकिन आप वहां पर देवेंद्र हंस को तो साथ बुला नहीं रहे हो। वहां पे उसको बुला रहे थे, क्या नाम है उनका, मेरे दिमाग से निकल गया है, एक अंकल अपने बूटा सिंह जी, हाँ बूटा सिंह अंकल अपने, वो बीजेपी इनेलो में होते थे पहले, जब हम इनेलो में होते थे, तो उनको शाबाशी दे रहे हैं। भाई आप हारने वाले उम्मीदवारों पर दाव खेलोगे तो भाई आपके विधायक नहीं बनेंगे, आपके विधायक नहीं बनेंगे तो फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? मुख्यमंत्री तो बन ही जाएंगे, क्योंकि ऊपर पहुंच अच्छी है, राष्ट्रीय नेता है। और दूसरी बात है कि अगर अब भी विकी विधायक ढंग के आ जाते हैं ना कांग्रेस के, तो मुख्यमंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैंने पहले कहा था कि परसेप्शन क्रिएशन अलग चीज होती है, रियलिटी अलग चीज होती है। अब ऊपर पहुंच से होता क्या है, ऊपर तो मैं बहुत नजदीक रहा हूँ दुष्यंत चौटाला के। मैं कभी कहता से फैसले तो हाईकमान से होते हैं ना। नहीं, मैं दुष्यंत के बहुत करीब रहा था। दुष्यंत चौटाला मेरे घर पे सबसे पहले आए थे 2018 में, मेरे गांव में आज तक नहीं आए वो, दोबारा मेरे घर पे आए थे। मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे घर पे आते हैं, और तो मेरे गांव में आज तक नहीं आए हो। अब मेरे को कोई गांव का सरपंच नहीं बनाता यार। मतलब हाई कमान के साथ अच्छा होने से कोई नेता थोड़े ना मजबूत हो जाता है भाई। लोग चाहेंगे जब होगा, मेरे गांव के लोग जब चाहेंगे तभी मैं कुछ बन पाऊंगा। मेरे गांव के लोग ही नहीं चाहेंगे, चाहे मैं हुड्डा साहब के बहुत नजदीक हूं, चाहे मैं देवीलाल के बहुत नजदीक हूं, चाहे मैं राहुल गांधी के बहुत नजदीक हूं, तो मैं नहीं बन पाऊंगा। हाई कमान डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है भाई। हाई कमान डिसाइडिंग फैक्टर तब होता है कि जब आंकड़े आपके साथ चलते हो। अगर हाई कमान विधायक बनाता तो मेरे हिसाब से ये लड़ाई ही खत्म हो जाती कि भाई ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना 37 वाली, तो लड़ाई नहीं रह जाता। लोगों ने सोच रखा था कि हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है। 37 का आंकड़ा भी सिर्फ इसलिए आया है, आपको लगता है कि भाई आप ये करो। लोग ये कह रहे हैं कि 46 तक ही रखनी थी चीजें। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ परसेप्शन है ये। इससे ऊपर तो दाने नहीं थी मनदीप भाई, ये परसेप्शन है। ये परसेप्शन नहीं, ये मनदीप भाई ये परसेप्शन है। देखो परसेप्शन भी दोगले हैं, परसेप्शन क्रिएटर भी दोगले हैं। वो दो तरह के परसेप्शन क्रिएट करते हैं। वो एक साथ तो कहते हैं कि भाई हुड्डा तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, इसलिए उसने इतनी टिकटें बांटी, ये कराया वो कराया।
फिर जब कोई आदमी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाता हो और इतनी अच्छी हवा हो तो वो आंकड़ा 46 पे क्यों रोकेगा? अगर इससे ज्यादा होता तो फिर तो यार जिसने फिर तो शैलजा की साइड भी चला जाता मुख्यमंत्री पद, रणदीप सिंह सुरजेवाला की साइड भी चला जाता। भाई मेरे एक बात बताओ आप, जिसने सीटें ही 72 बांट रखी हो, जिसने सीटें 72 बांट रखी हो, वो 46 पे क्यों रोके? अगर 46 पे रोकना होता मनदीप जी, मैं आपको इसका भी एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि मैं साथ रहा हूं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सडोरा के अंदर वोट मांग के आए हैं भाई, टिकट मांगी, टिकट थी शैलजा के कोटे की सडोरा के अंदर। अकरम खान के लिए वोट मांग के आए हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिस टिकट थी शैलजा के कोटे की। फतेहाबाद के अंदर बलराम सिंह दौलतपुरिया के लिए, बलवान सिंह दौलतपुरिया के लिए वोट मांग के हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, टिकट थी शैलजा कोटे की। ठीक है, अपने आप को गाड़ी खिलवाई भाई। जो सबसे नजदीकी आदमी थे सडोरा से, उन्होंने अपने बेटे के साथ वीडियो डाली कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सडोरा आके तूने मेरा इलेक्शन खराब किया है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ परमात्मा के आगे अरदास करता हूं कि भाई तेरे घर का नाश हो। जो कैंडिडेट था वो आजाद उम्मीदवार था, ठीक है, और वो उसके खिलाफ जाकर सडोरा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार करके आए हैं। आप कहते हैं उचाना के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वीडियो निकाल के देख लेना। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 बार तो ये कहा होगा कि मेरा बड़ा भाई है भाई, हम दोनों भाई मिलके आपकी सेवा करेंगे, मेरे को मजबूत करना है तो ब्रजेंद्र सिंह को जितवाओ। उसका नॉमिनेशन भरवाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद आए थे। भाई जब आपके अंदर अक्कड़ इतनी ज्यादा होगी कि भाई आप बात ही नहीं करेंगे, तो भाई आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक नहीं बना के जा सकता। विक्की भाई नहीं देखो, एक तो कैमरा के सामने आके बातें चीज करनी, लेकिन एक ड्राइंग रूम में फोन खड़काने अपने कार्यकर्ताओं के, ये भी तो कोई एक प्रूफ है आप लोगों के पास? कोई ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ एक प्रूफ हो कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फोन किया? मैं ग्रंथ दावे के साथ कहता हूँ, एक कॉल रिकॉर्ड, एनी एविडेंस? पूरे हरियाणा में कोई भी? मैं ये कह रहा हूँ ब्रजेंद्र सिंह के जो लोग आप बात कर रहे हैं, एक वॉइस कॉल या कोई ऐसा कोई प्रूफ लाके दे दो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हो कि भाई यार पता क्या, परसेप्शन क्रिएशन अलग बात होती है। ये झूठ बोलते हैं यार। 2009 के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी वित्त मंत्री थे 2005 से 2009 तक। 2009 का इलेक्शन हार गए, हुड्डा ने हराया था क्या? भाई 2014 के अंदर बेटा बीजेपी से सांसद बन गया, प्रेमलता जी विधायक बन गए। 2019 में 40,000 वोटों से हरा दिया दुष्यंत चौटाला ने प्रेमलता जी को। किसने हराया था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरा के गए थे क्या? जब ब्रजेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री हैं, 2014 में जब एमपी बने बीजेपी से, मंत्री बने थे कि नहीं? मंत्री बने थे, पत्नी विधायक थी। 2019 का चुनाव हार गई बीजेपी से, तो बीजेपी वालों को भी हराने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। भाई 2019 में से लेकर 2024 तक आपने अपने बेटे को हिसार से सांसद बनवा लिया बीजेपी में लेके। आपने कहा कि भाई मैं मंत्री पद छोड़ रहे, मेरे बेटे को बना दो, मैं तो ब्रजेंद्र की राजनीति के लिए अपनी राजनीति रोक रहा हूँ। ब्रजेंद्र सिंह जी की राजनीति शुरू होगी, बड़ा अच्छा है भाई, कोई IAS पढ़ा लिखा आदमी नेता राजनीति में है, बहुत अच्छी बात है। वो आगे 2024 तक वो सांसद रहे। 2024 में वो जो हवा बनाई गई थी, उस हवा के मद्देनजर वो कांग्रेस में आ गए, क्योंकि वो बड़े सीनियर नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बड़े अक्लमंद नेता हैं, तो उनको पता है कि कब कहाँ जाना है और कब कहाँ से सरकार बन सकती है, किसके साथ जाने से सरकार कब बनेगी, कब किस पोजीशन को होल्ड करना है, वो बड़े सही समझते हैं। और जो अब भी ये राजनीति की जो चर्चाएं, जो परसेप्शन क्रिएशन जो चल रहे हैं, वो वैसे ही वो वृद्ध दिमागों की उपज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो खुद समझदार हैं, वो अपने एक बयान से ही परसेप्शन क्रिएट कर जाते हैं। नहीं सुनना प्लीज। 2024 में वो आ जाते हैं, इलेक्शन हार जाते हैं, फिर हुड्डा ठिकरा फोड़ देते हैं। भाई मनदीप, किसी के ऊपर अभी यार एक बात बताओ, नरवाना भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरा दी। दूसरी बात, एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, तो फिर शैलजा भी गई है प्रचार करने, तो शैलजा ने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए हैं, हाँ, प्रचार भी किए हैं, इंटरव्यू भी दिए हैं। आप उसको कैसे कह सकते हैं? शैलजा जी से पूछ, आप लोग कहते हो ना कि शैलजा जी ने काम खराब कर दिया, कैसे खराब कर दिया हमारे समझ में नहीं आ रहा। शैलजा जी कैसे काम खराब कर सकती है? क्योंकि शैलजा जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि ऐसा काम कर रखा है कि कार्यकर्ता नमस्ते तक नहीं करते, गुट बना रखे हैं, जहर खोला हुआ है। किसने बना रखे हैं? आपको ही पता है, मेरे को पता है। नहीं, गुट किसने बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह रखा है कि भाई मेरे खिलाफ रहो सारे।
गुट कौन बनाता है? गुट गुट कुमारी शैलजा जी का है भाई, वीरेंद्र सिंह जी का है, गोगी जी हैं गुट में, कुलदीप शर्मा जी हैं आजकल नए नवेले दूल्हे बने हैं भाई, आदरणीय सुरजेवाला जी हैं गुट में, जो कहते हैं SRK BRS जो भी चलता रहता है, शैलजा जी BRS कह दो, BRS कह दो, चलो आजकल मेरे को तो, मैं तो पढ़ता ही हूँ सोशल मीडिया पे चलता रहता है ऐसा SRK BRS, मेरे को तो नाम भी नहीं पता है किसने इजाद किया है। तो ये गुट बनाता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो नहीं कहते कि मेरे खिलाफ गुट करो। प्रॉब्लम कहां आ रही है? जो खुद कातिल है ना वही गवाह है। समझ मेरी बात? थोड़ा विस्तार से समझाओ। मतलब जिसने खुद ही सब कुछ किया वही कहता कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बोले ठीक है ना करो, लग जाओ, इकट्ठे हो जाओ भाई। हुड्डा साहब ने ये तो कहा चल ठीक है, तुम सारे बड़े ज्ञान की बात कह रहे हो मीटिंग के बाद, ठीक है विज्ञान की बात कह रहे हो तो साथ हो जाओ, मैं सरकार बना के दे दूंगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत तो तब है ना भाई कि जब उनको लग गया कि भाई इतने आप टिकट भी हारने वाले लोगों को दिलवा लिया, आपने चित्रा सरवार की टिकट भी काट दी, वहां से एक 8,000 वोटों के उम्मीदवार को टिकट दिलवा लिया आपने, आप उकलाना से विनाश करने पर तुले हुए हो, आप जस्सी के खिलाफ भी एक कॉन्स्पिरेसी छेड़े हुए हो, बावजूद इसके भी इनको लगे कि भाई बात तो बनेगी, अभी बात तो बन सकती है, तो इन्होंने रास्ता अपनाया कि भाई बेइज्जती होगी। यार एक बात बताओ, मैं 250 रुपए देकर किसी को तेरे घर पर पथराव करवाया हूं मनदीप, तेरे घर पर शादी चल रही है और मैं उस पर पथराव करवाया हूं 250 रुपए देकर, नाम तेरे चाचे का लगवा दूं। लेकिन आपको लगता है कि कोई 250 में पत्थरबाजी करेगा? सुनो तो, मैं नाम तेरे चाचे का लगवा दूं, ठीक है, और बाद में पता चले तेरी को तो ना तेरे चाचे का आदमी था ना तेरा था, काम किसने करवाया? कोई फेंक गया यार। वो बूढ़ा एक बुजुर्ग था, उस बुजुर्ग ने रैली में आके शैलजा जी के बारे में अपशब्द कहे जिसकी हम निंदा करते हैं, बिल्कुल नहीं कहने चाहिए थे। अब एक छोटे से कार्यकर्ता के बयान के बाद मैडम जी के जो बयान आए हैं भाई साहब, मैं उस वक्त कांग्रेसी था, चलो आज तो मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा दिल दुखा है, क्योंकि बहुत हजार लोगों ने मेहनत करकी थी, लाखों कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे थे, दोपहर को फिरते थे, रात को फिरते थे, हाथ जोड़े बैठे थे, श्री राम के नारों के बीच में कांग्रेस की वोट मांगने वाले लोगों की हिम्मत देखना आप, कितनी हिम्मत जुटा रहे होंगे वो लोग इस हवा को बनाने के लिए, इतनी मेहनत कर रहे थे कार्यकर्ता। मैडम जी जाते हैं भाई साहब, बैठ जाते हैं, आप अजीत अंजुम जी का इंटरव्यू देख लेना, आपको उनकी सोच का, आपको उनकी नीयत का पता लग जाएगा कि वो किस नीयत से, किस सोच के साथ बयानबाजी कर रहे थे। कह रहे भाई हम तो हर्ट हुए हैं, भाई हम तो हर्ट हो गए हैं, भाई हर्ट के लिए तो भाई हुड्डा साहब ने भी कह दिया भाई गलत किया भाई आपने, जिसने भी बयान दिया, हम उसको कांग्रेस में होगा तो उसको निकाल दें, कांग्रेस था ही नहीं, वो निकाले कहां से? कोई पदाधिकारी हो तो निकाले भी दें उसको। कि कौन सी सॉरी कौन बोले? सबने सॉरी बोल दिया भाई, सबने निंदा कर दी, यही सॉरी होता है। कांग्रेस पार्टी के लिए काम करो, कांग्रेस की सरकार बनाओ, कांग्रेस की सरकार बनेगी उसके बाद ही तो सीएम की लड़ाई होगी। आपके साथ विधायक खड़े हो जाएंगे तो आप सीएम बन जाएंगे, आपके साथ विधायक नहीं खड़े होंगे तो मंत्री बन जाएंगे, मंत्री तो बनते ही। आपके कार्यकर्ताओं के काम तो होते ही, लेकिन कार्यकर्ताओं की फिक्र करे कौन? फिक्र तो इस बात की थी कि भाई अपने जो 4-5 टटमुंजी साथी थे वो आके को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं जींद में कि हम बहन कुमारी शैलजा के अपमान का बदला लेंगे और सबसे गुजारिश करते हैं कि भाई कांग्रेस को वोट मत दियो। वीडियो वायरल है, पता नहीं कौन कौन लोग थे वो कुमारी शैलजा जी का नाम लेके कह रहे थे। हम ये भी नहीं कहते कि सारे कुछ शैलजा जी के थे, हो सकते हैं बीजेपी के भी हों, लेकिन उनको इस अवसर देने की जरूरत क्या थी? अवसर क्यों दिया? रणदीप सिंह सुरजेवाला जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, रिचेस्ट स्टेट के प्रभारी हैं, उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव के दौरान कैथल से बाहर नहीं निकले भाई। चलो गए होंगे किसी ने, अगर बुलाएंगे तो जाएंगे ना। अगर प्रदेश अध्यक्ष भी तो हुड्डा साहब का था, कहीं निमंत्रण नहीं दिया होगा तो क्यों जाएंगे भाई? प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी नहीं बुलाएगा, कोई साथी तो पालोगे आप अपने आसपास का कि कोई बुला ले। फिर इससे बड़ी बात, बेइज्जती की बात क्या होगी कि भाई आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं, 2 बार के मंत्री रहे हैं, आपको आपके जिले में कोई प्रचार के लिए नहीं बुला रहा है तो फिर आप मुख्यमंत्री की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं मंदी भाई? मानो इस बात को। देखो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात मत करना। अगर वो बड़े नेता हैं तो उनको बुलाने वाले कम से कम 10-20 होने चाहिए।
अगर वो बड़े नेता नहीं है, 10-20 बुलाने वाले, उनको अपने क्षेत्र में भी कोई अपने प्रचार के लिए नहीं बुलाने वाला नहीं है, तो फिर वो सीएम की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा पुंडरी में आके चुनाव करके जा रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुला के चुनाव करके जा रहा है, रोहतक का आदमी। आप कहते हो कि रणदीप को किसी ने गुला नहीं बुलाया, आप कहते हो कि रणदीप को किसी ने पुंडरी नहीं बुलाया, आप कहते हो किसी को पेवा नहीं बुलाया, आप कहते हो कि भाई कलायत नहीं बुलाया, कहीं तो बुलाया ही होगा यार। मतलब वो खुद ही बताए कितने संत बुलाया होगा, कोई दाएं बाएं बुलाया होगा, कहीं तो बुलाया होगा। ठीक है, वो गए होंगे, एक आध रैली करके आए होंगे, लेकिन जो कोई भी मेहनत कर रहा था उस इलेक्शन ईयर के दौरान, वो मैं मानता हूं कि इकलौते दीपेंद्र सिंह हुड्डा नेता थे जिन्होंने हरियाणा हिसाब मांगे यात्रा के जरिए कम से कम 82 विधानसभा के बीच में जाके लोगों से मिले, लोगों के बीच में जाके खेतों में बैठ के लस्सी पी के आया मुख्यमंत्री का बेटा। 4 बार का सांसद, 5 बार का सांसद हो गया था उस वक्त, तो 5 बार का हो गया था उस वक्त, तो 5 बार का सांसद खेतों में बैठ के जीरी लगाने के बीच में लस्सी पी के आया भाई। पूछ के आया कि ताई माहौल कैसे बनेगा, क्या कर सकते हैं। नब्ज खरीदी थी भाई, कमा रहा घर पर बैठ कर, ये पता करके आया था कि भाई तुम्हारी जरूरतें क्या है। ठीक है, आम घरों के बीच में आपने वीडियो देखी होंगी, शायद आपने कवर भी किया होगा, थोड़ा बहुत खबरें तो देखी ही होंगी, उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लेना आप 2024 का। वो कैसे कैसे घरों में जाके कहाँ कहाँ कितने कितने दिन रुके, कितने कैसी कैसी उन्होंने यात्रा निकाली, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि काम करने वाला नेता कौन था और बात बनाने वाला नेता कौन था। काम करने वाले नेता के ऊपर तो भाई आप, क्योंकि बात बनाने वाले नेता दाग लगा सकते हैं, वो लगा देते हैं। इंटरव्यू की लंबा हो रहा है, तो इसमें मेरा एक इस सवाल है लास्ट का। चौटाला परिवार और हुड्डा परिवार, आपने दोनों की राजनीति की है और देखी भी है, तो क्या कुछ फर्क दोनों परिवारों में आप मानते हैं? देखिए मनदीप जी, लिगेसी के हिसाब से अगर देखें तो दोनों परिवार बड़े अच्छे परिवार हैं, राजनीतिक हैसियत अच्छी रखते हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैं दुष्यंत जी के साथ भी रहा हूँ, मैं दीपेंद्र जी के साथ भी रहा हूँ, तो मैं ये बात मानता हूँ कि भाई दोनों बड़े गद्दावर परिवार हैं। राजनीति में ऐसे ही नहीं आए, संघर्ष के साथ आए हैं। हमारे दादाजी आज भी हरी पगड़ी बांधते हैं। मेरे दादाजी, हालांकि बेशक हम कांग्रेसी हो चुके थे, लेकिन हमारे दादाजी आज भी हरी पगड़ी बांधते हैं। हम इस परिवार को बड़े नज़दीक से जानते हैं मनदीप जी। दुष्यंत चौटाला का इतना बड़ा क्रेज था कि भाई हर कोई मानता था कि भाई दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पता नहीं परिवार के अंदर क्या हुआ, चाचा भतीजा की ऐसी कौन सी लड़ाई हुई, किस सीट पे हुई। हालांकि अभय सिंह चौटाला जी आज कह तो देते हैं कि बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने ये कर दिया, हुड्डा ने ये कर दिया। भाई तुमने तो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी का नाश कर दिया भाई, या तो चाचा की गलती थी या भतीजे की गलती थी। अब किसी ने भी करे और नाश तो लोग दिलियों को हुआ है। अब यहाँ भी देखें, 19 में उन्होंने कर दिया, 24 में इन्होंने कर दिया, बस कार्यकर्ता वही है। मैं एक और बात गारंटी के साथ कह देता हूँ, 40% जो लोकदलीय कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस में गए थे। कैसे न कैसे करके सरकार रुके मारने वाले कह लो, क्योंकि तो लोकदल की खास बात है। लोकदल के आज भी प्रचार का वोट बोलता है। नहीं, देवीलाल जी की नीतियों के लोग है ना ये। देवीलाल जी भी ऐसे बोलते थे, तो उस विचारधारा होती है। अब जैसे ये संघियों की विचारधारा है, ये बड़ा मिठा बोलते हैं। संघी को आप गाली दे लेना, आपको चाचा कहेगा, गाली नहीं देगा बराबर में आपको। संघी को आप गाली दोगे तो आपको बराबर में गाली नहीं देगा वो। लोकदली को बराबर में, लोकदली बराबर में आपको जूत ठोक देगा। कांग्रेसी कुछ कहेगा ही नहीं कांग्रेसी सुनेगा, ठीक है, समझे बात। तो ये विचारधाराएं होती हैं, उसका कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि भाई वो लोगों का राज नहीं आया, जिसका जैसे भी करके नेताओं का तो कुछ में कहते नहीं बिगड़ता होगा, लेकिन लोगों का राज चला गया मनदीप भाई। धन्यवाद विक्की भाई, और आज बड़े अच्छे तरीके से कई मुद्दों में बातचीत हुई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।